आओ बच्चों, पाठ 5 मिठाई वाला इसे पढ़ें। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक ही बार में अस्थिर होते। उसके स्नेहाभिष्टित कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अर्धव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब तक खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। मोल भाव उनका उनकी कीमत पूछने लगते, कितने का है पूछते, इसका दाम क्या है, और इसका, और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। कौन बच्चे थे वो? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा खिलौना कैसा छुदक। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा छुदले, सुंदर है। ये सुंदर को कह रहे हैं बच्चों, तोतली भाषा में। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहनी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने घर में अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद, यानी कि 6 मंथ बाद, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसे है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 20-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार वह मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोनी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो आया, याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोनी उठकर
अपनी पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलते निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी के सौदनी यानी कि पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्मी ले दे मुरली और अम्मी दे दे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे लौटे थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो पैसे वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे के हिसाब से दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप किसी से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी थी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 को निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ये नारंगी रंग की? अच्छा, वही लो। ये आए पैसे, ले आए पैसे। अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तुम भी ले, यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोनी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। कुछ दिनों तक रोनी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेहस्कित बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब उसको याद करना भी कम हो गया।
8 मास बाद, मतलब 8 महीने बाद। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजनोलिम्बित केश राशि सुखा रही थी, यानी कि वो अपने बालों को सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था, मतलब उसके लिए वो अनजान नहीं था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। ये देखो, ये देखो चिक की, ये चिक है, इसकी ओट पर देख रही है, बैठी हुई है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चटपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 2500 देते। मिठाई वाले ने, दादी, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। रोनी दादी के पास ही थी, बोली, दादी, फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोनी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो कि नहीं? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाला ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोनी चिक की आड़ में ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कुछ और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोनी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो थी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हुआ, जानने के लिए इच्छा हुई बहुत। तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के संजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की नीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है।
ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हों। पैसे की कमी थोड़ी ही है, का आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोनी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोनी ने लिपटा कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोनी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदु स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इसको लिखने वाले हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। आओ प्रश्न अभ्यास की तरफ चलें। बच्चों, जैसे मैं आपको ये प्रश्न उत्तर बोलूंगी और मैं 2 बार दोहराऊंगी। अगर आप इसको सुन के भी, आपकी हिंदी अच्छी है ना, कोई मात्राओं में गलती नहीं है, तो अगर आप इसको सुन के भी पेपर में चले जाओगे तो आप अपने आप लिख सकते हो। इसमें मात्राओं का ज्ञान होना अच्छा है। जैसे मैंने पीछे मात्राओं का ज्ञान सिखाया 12 घड़ी में, अच्छी तरह उसको वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। खाली मेरे 2 बार आंसर मैं बोलूंगी, उसको सुन लोगे, उतने में ही आप अपने पेपर दे आओगे और पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। कहानी से। पहला, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? फिर से दोहराएंगे प्रश्न। मिठाई वाला अलग अलग चीजों क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इसका उत्तर देंगे, बच्चे एक ही चीज से उकता ना जाए इसलिए वह बच्चों की पसंद आने वाली अलग अलग चीजें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि उसकी चीजों में बच्चों की उत्सुकता बनी रहे और उसे पैसों का कोई लालच भी ना था, क्योंकि वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीजें बेचता करता था। फिर से दोहराएंगे एक बार इसका आंसर। बच्चे एक ही चीज से उकता ना जाए इसलिए वह बच्चों की पसंद आने वाली अलग अलग चीजें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि उसकी चीजों में बच्चों की उत्सुकता बनी रहे और उसे पैसों का कोई लालच भी ना था, क्योंकि वह तो केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की पसंद की चीजें बेचता करता था। दूसरा प्रश्न, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे? दोबारा दोहराएंगे प्रश्न। मिठाई वाला में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे? तो इसका उत्तर देंगे, मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में ना आना, बच्चों से कोमल और प्रेम पूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चों को बड़ों के भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। फिर से दोहराएंगे इसका उत्तर, मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, लाभ के बारे में ना सोचना, कोमल और प्रेम पूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे। तीसरा प्रश्न, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? दोबारा दोहराएंगे प्रश्न। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? इसका उत्तर देंगे, एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर
एहसान का बोझ डाल देते हैं। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों क्यों ना बेचे। वह ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। एक बार फिर दोहराएंगे उत्तर। एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। अगला प्रश्न 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। फिर से दोहराएंगे, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। इसका उत्तर देंगे, खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उनके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलने और इठलाते हुए बच्चों का समूह अपने जूते टोपी को उद्यान में भूलकर उसे घेर लेते और अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। इसका उत्तर फिर से दोहराएंगे, खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उनके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते, उद्यानों मतलब पार्कों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का समूह अपने जूते टोपी ही को उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेता और अपने अपने घर में पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। अगला प्रश्न 5वां, रोनी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। इसे फिर से दोहराएंगे, रोनी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। इसका उत्तर देंगे, रोनी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह आवाज जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ में गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक हो, वैसे ही मधुर आवाज में गा गा कर मुरलियां बेच रहा था। फिर से दोहराएंगे इसका उत्तर, रोनी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे भी आवाज जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ में गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज में गा कर मुरलियां बेच रहा था। अगला प्रश्न 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण था। फिर से दोहराएंगे, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने उन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। उत्तर देंगे, मिठाई वाला रोनी की बात सुनकर भावुक हो गया था। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि इसे उसके अपने मृत बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। फिर से दोहराएंगे इसका उत्तर, मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया। उसके इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि इससे उसके अपने मृत बच्चों की झलक दूसरों के बच्चों में मिल जाती है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न 7वां, अब इस प्रकार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। फिर से प्रश्न दोहराएंगे, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा।
उत्तर देंगे इसका। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक तो पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और दूसरे दुख को समझने का प्रयास किया। दूसरा, उसे रोहिणी के बच्चे चुनमुन में अपने बच्चों भी नजर आए। फिर से इसका उत्तर दोहराएंगे एक बार। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक तो पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख को समझने का प्रयास किया। दूसरा, उसे रोहिणी के बच्चों में ही चुनमुन में अपने ही बच्चे नजर आए। आठवां, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? फिर से दोहराएंगे। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में ये क्या सही है? इसका उत्तर देंगे हाँ। आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण, रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को भी उलट पुलट कर देती है। इसके फिर से दोहराएंगे उसका उत्तर हाँ। आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण, रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये प्रथा केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, उनकी प्रगति में रुकावट उत्पन्न करती है। अगला, कहानी से आगे। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। फिर से दोहराएंगे। हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर देंगे हाट मेले की सभी चीजें मन को आकर्षित करती हैं, जैसे खाने पीने की चटपटी चीजें, चाट, पकौड़ी, दही भल्ले, पापड़ी आदि, और मिठाइयों में जलेबी, आइसक्रीम, बर्फ के गोले, खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे, झूले, जादुई तमाशे आदि। इन हाट मेले को सजाने में कारीगरों, मजदूरों और उनके घर की महिलाओं और बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है। इन सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्यकुशलता, कारीगरी, व्यवस्था और कुछ आर्थिक लाभ पाने की छिपी इच्छा रहती है। फिर से इसका उत्तर दोहराएंगे। हाट मेले की सभी चीजों मन को आकर्षित करती है, जैसे खाने पीने की चटपटी चीजों में क्या क्या होता है? चाट, पकौड़ी, दही भल्ले, गोलगप्पे, नमकीन आदि, और मिठाइयों में जलेबी, आइसक्रीम, बर्फ के गोले, खिलौनों में रंग बिरंगे गुब्बारे, झूले, जादुई तमाशे आदि। इन हाट मेलों को सजाने में कारीगरों, मजदूरों और उनके घर की महिलाओं और बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है। इन सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्यकुशलता, कारीगरी और कुछ आर्थिक लाभ पाने की भी इच्छा छिपी होती है। भाषा की बात। मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर वाला, ऊपर वाला का प्रयोग है इसमें, देखो वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण आदि में से क्या है? ख, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उसका क्या प्रयोग है? उत्तर देंगे मिठाई वाला
वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा है। वाला से पहले जो शब्द आया ये क्या है? मिठाई, एक संज्ञा है। बोलने वाली गुड़िया, बोलने वाली गुड़िया विशेषण शब्द है, गुड़िया शब्द संज्ञा है। ऊपर वाले वाक्यांश में उसका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए किया गया। खा का उत्तर है ये इसका। ऊपर वाले वाक्यांश में उनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए किया गया है। वे भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने निकल गए। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहरो। इसमें कह रहे हैं कि भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बात कैसे कहेंगे? इसका उत्तर देंगे, हम ये बातें इस प्रकार कहेंगे। कैसे बोलेंगे? एक, प्रतीत होता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्या होता है? इसका आंसर देंगे नंबर एक, प्रतीत होता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, मुरली किस भाव बेचते हैं? इसको कैसे लिखेंगे? क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? इसका देंगे, क्यों भाई मुरली किस भाव दे बेचते हो? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेने आई, जरा कमरे में चलकर ठहरो। इसका उत्तर देंगे, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेने आई, जरा कमरे में चलकर भाव को कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।